अगला बिंदु जो है वह है राष्ट्रवाद और बहुलवाद। अभी तक हमने राष्ट्रवाद पढ़ा, अब हम बहुलवाद को भी थोड़ा जानने की कोशिश करें कि ये क्या है। इसमें बहुलवाद को समझने के लिए थोड़ा हमें इतिहास के उन पन्नों पे जाना पड़ेगा जिनका संबंध 19वीं शताब्दी से है। 19वीं शताब्दी का एक घटना का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, बहुत अहम घटना, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और ये वियना कांग्रेस की बैठक का उद्देश्य मैंने बताया था कि नेपोलियन के पराजित होने के बाद यूरोप के नक्शे को नए ढंग से बनाना, रीड्रॉ द मैप ऑफ यूरोप। अर्थात नेपोलियन ने एक के बाद एक विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर जहां उसने एक नए साम्राज्य का निर्माण करने की कोशिश की थी, वहीं उसके पराजय के बाद वियना कांग्रेस के विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं ने यह तय किया कि समय आ गया है जब एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत के तरह कार्य किया जाए। और इस प्रकार बहुत सारे राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ एक और घटनाक्रम चल रहा था जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, और वह था कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं जिसे जर्मनी कहते हैं, पूर्व में जर्मनी अस्तित्व में नहीं था। देयर वॉज नो नेशन कॉल्ड द नेम जर्मनी। प्रशा था और उसके अलावा बहुत सारे अन्य छोटी छोटी रियासतें थीं। जैसे भारत में लगभग 600 रियासतें थीं, उसी प्रकार जर्मनी क्षेत्र में उस समय बहुत छोटी छोटी रियासतें थीं। बिस्मार्क जो प्रशा का नेता था, उसने तय किया कि एक राष्ट्र एक राज्य की थ्योरी के तहत जहाँ पर जर्मन भाषा से जुड़े लोग रहते हैं उनको एकीकृत किया जाए। और उस एकीकरण की प्रक्रिया में उसने विभिन्न क्षेत्रों को प्रशा में मिलाया और अंततः 1875 आते आते उसने जर्मनी नाम के एक देश की स्थापना की, एक राष्ट्र की स्थापना की। प्रशा और करीब 600 रियासतें, इन्होंने मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जिसका नाम जर्मनी पड़ा। और इसके निर्माण की प्रक्रिया में बिस्मार्क को कई युद्ध लड़ने पड़े, कई देशों को पराजित करना पड़ा, आदि आदि, वो दूसरी बात है। इसी बिस्मार्क के एकीकरण के कारण भारत में भी जो कार्य सरदार पटेल ने किया एकीकरण का, देश के एकीकरण का, जहां उन्होंने 600 रियासतों को भारत में शामिल करने में सफलता पाई, इसी कारण सरदार पटेल को भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो बिस्मार्क ने एकीकृत किया और इस प्रकार जर्मन राष्ट्र की स्थापना हुई। दूसरी ओर राष्ट्रवाद की प्रचुरता के कारण, राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण हम ये देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी रियासतें थी वो अन्य क्षेत्रों में भी एकीकृत होती गईं और बृहत राष्ट्र का निर्माण हुआ, बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। राष्ट्र का तो हुआ ही, लेकिन ये राष्ट्र राज्यों का निर्माण काल कहा जाता है, जो वियना कांग्रेस के बाद देखा गया। इन राष्ट्र राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में राष्ट्रवाद की भावना थी। जर्मनी का एकीकरण, इटली का गठन, जहाँ पर गैरिबाल्डी जैसे लोग हुए, इन्होंने इन देशों को एक राष्ट्र एक राज्य के तहत इनका एकीकरण किया,
इनमें छोटी छोटी रियासतों को मिलाया, और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि राष्ट्रवाद अपने सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रहा था। इस एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की संभावना इसलिए थी, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि राष्ट्रवाद की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही थी। नए राष्ट्रों के लोगों ने अपनी नई राजनीतिक पहचान बनाई, नई राजनीतिक पहचान अर्जित की, नए नए राष्ट्रों के रूप में इनका उदय हुआ, और राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित हो गई। तो इस प्रकार राज्य राष्ट्र के उदय का काल पोस्ट वियना काल को माना जाता है। एक और जहां बृहत राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो रहा था, वहीं इसके दूसरे पहलू भी सामने आ रहे थे। राष्ट्रवाद ने, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद ने उत्कट निष्ठाओं के साथ कुछ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया, कुछ गहरी कड़वाइयों को भी बढ़ाया। जनता को जहां एक और जोड़ा, जर्मनी में, इटली में और कुछ अन्य क्षेत्रों में, वहीं ये भी देखा गया कि उसने जनता को विभाजित भी किया। यानी एक और जहां राष्ट्रवाद बृहत राष्ट्र राज्यों को जन्म दे रहा था, वहीं दूसरी ओर विभिन्न समुदायों में कड़ुआहट, कटुता भी पैदा हो रही थी। अत्याचारी शासन से मुक्ति, तो कहीं उसका विरोध हो रहा था और कहीं इसको लेकर अनेक युद्ध भी हुए थे। तो दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थीं, बृहत राज्य राष्ट्रों का निर्माण और साथ ही साथ उन राज्य राष्ट्रों में रहने वाली तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर उन राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा विभिन्न तरह का विद्रोह, विभिन्न तरह का विरोध, और कई बार इसने युद्ध की स्थिति निर्मित की और युद्ध हुए। ये स्थिति 19वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही, जहां एक ओर एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी ओर उन क्षेत्रों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे, तथाकथित अल्पसंख्यक, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। तो 20वीं शताब्दी का जो आरंभ है, उस काल में हम देखते हैं ऑस्ट्रियाई, अमेरियाई और अन्य साम्राज्यों का पतन। ऑस्ट्रियाई, अमेरियाई और साथ ही अन्य साम्राज्यों के पतन की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आखिर हिटलर और मुसोलिनी, इन लोगों ने बाद में साम्राज्यवाद को ही तो बढ़ावा दिया था, एक राष्ट्र एक राज्य के नाम पर। तो हम प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते, यानी हिटलर मुसोलिनी के आने के करीब 30 वर्ष 40 वर्ष पूर्व से ही हम इसके पतन की प्रक्रिया देखते हैं, साम्राज्यों के पतन की प्रक्रिया। और इस पतन की प्रक्रिया के पीछे भी राष्ट्रवाद की ही भावना थी, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना जहां 19वीं शताब्दी में विस्तृत राज्य राष्ट्रों को जन्म दे रही थी, वहीं राष्ट्रवाद की भावना 20वीं शताब्दी में राष्ट्रों को तोड़ भी रही थी। ऐसे राष्ट्रों को जहाँ पे साम्राज्यवाद की बू आ रही थी, ऐसे राष्ट्रों को जहाँ तानाशाही की बू आ रही थी। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली ये साम्राज्य टूट चुके थे और इनके पीछे भी राष्ट्रवाद की भावना थी। भारत की यदि हम बात करें और भारत जैसे अन्य 50 उपनिवेशों की बात करें, तो इस औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो भी संघर्ष था, उसके पीछे राष्ट्रवादी भावनाएं ही तो थी। भारत में आत्मनिर्णय के सिद्धांत के तहत जितने भारतीय विश्व भर में फैले थे, उन्होंने जो आंदोलन छेड़ रखा था उसे स्वतंत्रता आंदोलन ही तो कहते हैं। और इसी तरह के स्वतंत्रता आंदोलन अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में भी पनपे। निष्कर्ष ये कि अब हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखते हैं बड़े बड़े राज्यों का पतन,
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने देखा राष्ट्रवाद के नाम पर बड़े बड़े राज्यों का निर्माण, और 20वीं शताब्दी में लगभग 100 वर्ष होते होते हम पाते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर ही ये बड़े बड़े देश टूटने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? उसके पीछे वही कारण थे जो पक्ष और विपक्ष में मैंने आपको विचारकों के तर्क के रूप में बताया है। आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लेकर, आत्मनिर्णय का सिद्धांत इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या ये सिद्धांत प्राकृतिक माना जाए, नेचुरल माना जाए, जिस पर हम पूर्व में बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 100 वर्ष के काल में जहां एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं बाद में बहुलवाद भी राष्ट्रवाद के कारण ही सामने आया। हालांकि एक राष्ट्रीयता, एक राज्य का आदर्श पाया नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु अनेक राष्ट्रीय समूहों को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है। मैं फिर से बता दूं कि एक और जहां सिद्धांततः अधिकतर लोग इस बात पर सहमत हैं, खासकर गत 100 वर्षों के घटनाक्रम को देखने के बाद, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के घटनाक्रम को देखने के बाद, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत गैर तर्क संगत है। तो भी उनका कहना है कि फिर भी राष्ट्रीय समूह को कुछ अधिकार मिले। राष्ट्रीय समूह यानी किसी एक राष्ट्र से जुड़े हुए लोग जो यहाँ वहाँ सब जगह फैले हुए हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एकीकरण की प्रक्रिया और फिर उसके बाद पतन की प्रक्रिया जो हुई है, ऐसे गलत परिणाम, दुष्परिणाम नहीं होंगे। तो क्या कहना है इन लोगों का? पहला उनका कहना है कि अधिकारों के तहत, राष्ट्रीय समूहों को दिए जाने वाले अधिकारों के तहत उन्हें अपनी भाषा और अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार हो। यानी यदि हम किसी अन्य संस्कृति बहुल क्षेत्र में रह रहे हैं तो उस माइनॉरिटी को, उस अल्पसंख्यक को वे अधिकार मिले जिसके तहत वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को बचाए रख सकें और उसका विकास कर सकें। अपनी दूसरी बात, अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बनाए रखने का अधिकार। अर्थात पहला अधिकार तो हो गया अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार। दूसरा हो गया अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों को बनाए रखने का अधिकार। अर्थात वहाँ की तानाशाही प्रवृत्ति, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इन अल्पसंख्यकों को या दूसरे राष्ट्र के रहने वाले उन समूहों को इस बात के लिए विवश न करे कि वे वहीं की संस्कृति में ढलें, वहीं के रीति रिवाज का पालन करें, वहीं की लिपि या भाषा अपनाएं। अच्छी बात तो ये होगी यदि इन लोगों को, ऐसे समूह के छितरे बितरे लोगों को, छितरे बितरे हुए लोगों के समूहों को, उन्हें अपने राष्ट्र की भाषा, लिपि, संस्कृति, रीति रिवाज आदि को रखने का, संयोजित करने का, बढ़ाने का अधिकार हो। तीसरी बिंदु जो अधिकारों की बात करते हैं कि उन्हें क्या अधिकार दिए जाने चाहिए, उसमें उनका कहना है कि उन्हें अपने धर्म, अपनी धार्मिक संस्थान और अन्य संस्थानों को संरक्षित रखने का अधिकार मिले, अपने धर्म को बचाए रखने का। यदि मैं कनाडा में हूँ तो मुझे ईसाई बनने के लिए विवश न किया जाए, मुझे मात्र अंग्रेजी में बोलने के लिए विवश न किया जाए, मुझे अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार दिया जाए, मुझे अपने त्योहारों, अपनी रीति रिवाजों का पालन अनुपालन करने की स्वतंत्रता हो। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र पनप सकते हैं। रीति रिवाज और संस्थानों की रक्षा की यदि बात करें तो तब तक की जा सकती है जब तक कि जन कल्याण में सहायक हो। ये बात सुनिश्चित करना जरूरी है अल्पसंख्यकों को कि वे अपने रीति रिवाज, अपनी संस्थाओं,
आदि की रक्षा भरसक कर सकते हैं, बशर्ते वे जन कल्याण के लिए हों। पाकिस्तान के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण, यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में कि पाकिस्तान टूटा क्यों, तो वो ये था कि वहाँ के तानाशाही शासक पूर्व पाकिस्तान की जो आकांक्षाएं थीं, पूर्व पाकिस्तान के लोगों की जो इच्छाएं थी, उनको फौजी बूट से, फौज की मदद से उसे कुचलने का प्रयास किया गया। मैं बात 1947 की नहीं कर रहा हूं, और यदि हम 1947 की भी बात करें तो पाकिस्तान का टूटना एक राष्ट्र एक राज्य के तहत कुछ हद तक माना जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल जनता, एक खास धर्म की जनता अपने धर्म के नाम पर एक अलग राष्ट्र, एक अलग राज्य चाहती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ 1971 की, जब पाकिस्तान टूट के दो हिस्सों में हुआ, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्व में पूर्व पाकिस्तान कहलाता था और वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। सवाल यह आखिर ये टूटा क्यों? क्यों पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले लोग इस बात के लिए विवश हुए कि वे अपने को पाकिस्तान से अलग करें, और उसके लिए उन्होंने न जाने कितने लोगों ने प्राण गंवाए, कितने लोगों के शहीद हुए। उसके पीछे कारण एक ही है, और वो कारण है कि पूर्वी पाकिस्तान की अपनी अलग संस्कृति थी। वहाँ बांग्लादेशी, जिसे हम कहते हैं, वहाँ के जो लोग थे बांग्लादेशी, जो काफ़ी कुछ बंगाली कल्चर से जुड़े हुए थे, पश्चिमी बंगाल की संस्कृति से जुड़े हुए थे, वहाँ के लोगों का जीवन शैली, वहाँ के लोगों के रीति रिवाज, वहाँ के लोगों की परंपराएं, ये सब पाकिस्तान से अलग थी। पश्चिमी पाकिस्तान धर्म के नाम से दोनों इस्लाम के अनुयायी थे, लेकिन संस्कृति की यदि बात करें तो दोनों की परंपराएं बिल्कुल अलग थीं, और उसको कुचलने का प्रयास पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों ने किया। इसी का परिणाम था कि बांग्लादेश टूट के अलग हुआ। उन्होंने वहाँ के लोगों की जो बंगला भाषा थी, जो वहाँ की संस्कृति थी और जो परंपराएं थी, उसकी रक्षा करने के बदले पश्चिमी पाकिस्तानी फ़ौज उसको कुचल रही थी। उनकी संस्कृति को पूरी तरह आमूलचूल रूप से नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। इसीलिए अत्याचार हुए, और उस अत्याचार से पीड़ित लोगों ने फिर शेख मुजीबुर रहमान, जो बाद में स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने विद्रोह किया। उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और युद्ध में पाकिस्तान पराजित हुआ। 16 दिसंबर 71 को बांग्लादेश नाम का नए राज्य का जन्म होता है। तो आखिर ये जो घटना का विवरण है, ये भी उसी राष्ट्रवाद का ही एक परिणाम है, राष्ट्रीय भावना के परिणाम है कि वहाँ के रहने वाले लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी आकांक्षाएं, उसको पाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र रहना चाहते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की फ़ौज ऐसा ना करके उनके साथ उल्टा अत्याचार कर रही थी। इसलिए बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस उदाहरण के बाद और जर्मनी के एकीकरण की घटना का जिक्र जानने के बाद थोड़ा सा अब हम जानें, अब हम ये समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद एक और जहाँ अच्छा है, वहाँ कुछ बुरा भी है। अच्छा है तो कब तक, और बुरा कब हो जाता है? राष्ट्रवाद की लगाम कहाँ तक रहे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक और जहाँ राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी में एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, राष्ट्र राज्यों का, वहीं 20वीं शताब्दी में इसी राष्ट्रवाद ने ही विभिन्न देश के लोगों को विवश किया। राष्ट्रवाद के नाम पर जो अत्याचार, जो तानाशाही, जो
जो प्रक्रिया जो चल रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, और उसी का परिणाम था अफ्रीका और एशिया के देशों की बड़ी संख्या में स्वतंत्रता। तो अब हम अगले बिंदु पर, इसका मतलब है हम राष्ट्रवाद के गुण और दोषों को एक बार क्रमबद्ध तरीके से समझ लें। राष्ट्रवाद के गुणों की यदि बात करते हैं तो आपको ये काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है, लेकिन क्रमवार पहला, राष्ट्रवाद ने ही एशिया और अफ्रीका के देशों में मुक्ति आंदोलन को जन्म दिया। भारत की स्वतंत्रता का श्रेय भी काफ़ी कुछ उन राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जाता है, विचारधारा को जिसने पूरे भारतीयों को एकीकृत किया। स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में सबको एक झंडे के तले, एक नेतृत्व के तले आने के लिए जिसने लोगों को प्रेरित किया, ऐसी भावना लोगों में जगाई। तो अफ्रीका और एशिया के देशों की स्वतंत्रता का श्रेय राष्ट्रवाद को जाता है। जब तक सभी देश स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता, समानता और विश्व शांति, इसे हम पा नहीं सकते। दूसरा गुण राष्ट्रवाद का, ये राष्ट्रवाद ही था जिसने साम्राज्यवाद के चंगुल से देश को बचाया है, दुनिया को बचाया है। आज 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के मध्यकाल आते आते हमने देखा साम्राज्यवाद का पतन। उसके बाद साम्राज्यवाद ने दूसरे रूप में फिर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, लेकिन वो दूसरा मुद्दा है। फिलहाल हम इतना जान लें कि राजनीतिक साम्राज्यवाद जिस रूप में हमने जाना है, उसके पतन का, उसकी समाप्ति का कारण है बढ़ता राष्ट्रवाद। दूसरा अच्छा गुण, दूसरा गुण जिसे हम अच्छा मान सकते हैं राष्ट्रवाद का, वह है कि विश्व को साम्राज्यवाद के चंगुल से बचाना। जो पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था थी, जिसमें मानव के सुख को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, जिसमें मानव के कल्याण की भावना बिल्कुल नहीं थी, बल्कि शोषण उस साम्राज्यवाद में निहित था। शोषण बनाम कल्याण में शोषण जहाँ उस साम्राज्यवाद में कूट कूट कर भरा हुआ था, वो समाप्त होता है राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही। तीसरा गुण, राष्ट्रीय भावना से जो राज्य निर्मित होता है, राष्ट्रीय भावना से, राष्ट्र की भावना से जो राज्य बनता है, वो स्थायी रहता है। जबरदस्ती हमने कुछ क्षेत्रों को मिलाकर यदि एक राज्य बना लिया और उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की, एक दूसरे के प्रति सहयोग की, एक दूसरे के प्रति संबंधों की भावना ना हो, तो ऐसे राज्य स्थायी नहीं हो सकते। दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय भावना राज्य को स्थायी बनाती है, राज्य के निर्माण को स्थायित्व देती है। इन राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का वहाँ की जो जनता है वो स्वाभाविक रूप से पालन करती है। लोग जानते हैं कि ये कानून किसी साम्राज्यवादी ताकत द्वारा नहीं बनाए गए हैं। भारत एक राज्य बना और भारत की राष्ट्रीयता से जुड़े हुए लोगों की मदद से ये राज्य बना। तो इसलिए यहाँ पर जो भी कानून बनते हैं उसे यहाँ की जनता सहर्ष स्वीकार करती है। वो यहाँ के राज्य द्वारा, यहाँ की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में कतई साम्राज्यवाद की बू नहीं देखती और उसे एक प्राकृतिक रूप से स्वीकार करती है। ऐसा नहीं समझती कि ये कानून उस पर थोपे जा रहे हैं, बल्कि उसमें अपनी सहमति देखती है। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो लोकतंत्र में जो कानून बनाए गए हैं, वो उसमें अपने को सहभागी पाती है। आप लोग जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ के नियम कानून को बनाने में, वहाँ की व्यवस्था को बनाने में, वहाँ के विद्यार्थियों की सहभागिता यदि है, तो नियम कानूनों के पालन में
उसके संचालन में बहुत सरलता रहती है। लेकिन यदि ये नियम कानून आदि ऊपर से थोपे जाते हैं तो उसका विरोध होता है। इस बात से तो आप सहमत हैं। इसीलिए स्कूलों में इस बात का प्रावधान है कि छात्र संघ के माध्यम से या छात्रों के विचारों को अन्य जरिए से लेकर उसे स्कूलों की व्यवस्था में शामिल किया जाए, उनके विचारों को। यही बात राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी है कि राष्ट्रीय भावना यदि है तो राज्य स्थायी होंगे। राष्ट्रीय भावना से बने गए कानून सक्षम रूप से लागू होंगे क्योंकि वे थोपे नहीं जाते। दूसरे विश्व युद्ध से पहले उपनिवेश या पराधीन राष्ट्रों में एक बड़ी कहावत बड़ी मशहूर थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले उपनिवेशों में ये कहावत बड़ी मशहूर थी कि श्वेत यूनियन लोगों के एक हाथ में चाबुक होता है और दूसरे हाथ में रूमाल। क्या अर्थ है इसका? दूसरे शब्दों में पराधीन राष्ट्रों की जनता को सताया जाता है। चाबुक होता है और रूमाल होता है। चाबुक से मारो और रूमाल से आंसू पोंछ दो। ऐसी स्थिति यदि होती है तो ऐसी स्थिति से निर्मित राज्य स्थायी नहीं हो सकते। पराधीन राष्ट्रों की जनता को सताया जाएगा, ये बात सत्य है। जहां पर थोपने की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के गुण कौन कौन से हैं, अच्छे गुण कौन कौन से हैं। अब राष्ट्रवाद के कुछ दोषों की ओर भी ध्यान दें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दूसरे पहलू को समझने से पहले हम ये वाक्य याद रखें जो अनादिकाल से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। किसी भी चीज़ की अति बुरी है, चाहे वो अच्छी ही चीज़ क्यों ना हो। हम पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं लेकिन अत्यधिक पौष्टिक चीज़ें खाएं, पौष्टिकता के नाम से अत्यधिक खाएं उन चीज़ों को, वो बुरा है। धन, पर्याप्त धन अच्छी बात है, पर यदि ज़रूरत से ज़्यादा धन अर्जित कर लिए तो उसके दुष्परिणाम हमको आपको सबको पता है। उसी प्रकार राष्ट्रवाद के दूसरे पहलू की यदि बात करें, यानी राष्ट्रवाद के दोषों की बात करें, उसकी बुराई की बात करें, तो इसमें कुछ बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि राष्ट्र राज्य का आदर्श अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करता है। राष्ट्र राज्य यानी एक राष्ट्र एक राज्य का जो आदर्श है उसकी कई कठिनाइयां हैं, जिसका जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य में एक से ज़्यादा राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए विश्व शांति को बनाए रखने का सबसे उचित उपाय है कि राज्य के भीतर विभिन्न राष्ट्रीयताओं को सम्मान मिले, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण रहने का व्यवहार हो। तो राष्ट्रवाद का पहला दोष ये है कि यदि राष्ट्रवाद अपनी सीमा लांघ जाता है, अति राष्ट्रीयता होती है, जिसे मैंने जिंगोइज्म बताया आपको, जिंगोइज्म, अति राष्ट्रवाद, तो वहाँ पर आप ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न राष्ट्रीय समुदाय जो आपके यहाँ रह रहे हैं उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करते, जिसकी उल्टी प्रक्रिया होती है, उल्टी प्रतिक्रिया होती है। तो राष्ट्रवाद का पहला दोष सम्मानपूर्वक या दूसरे राष्ट्रीय समुदायों के साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव न करने की संभावना, अति राष्ट्रवाद के आने की संभावना। दूसरा दोष, ये अति राष्ट्रवाद या आक्रामक राष्ट्रवाद, एग्रेसिव नेशनलिज्म, एक तरीके से घृणा को जन्म देता है।
मैं अपने ही राष्ट्र के बारे में बार बार गुणगान करूं तो अर्थात मैं दूसरे राष्ट्र को निचला मान रहा हूं, हीन दृष्टि से देख रहा हूं, हे मान रहा हूं, अपमानित कर रहा हूं, तिरस्कृत कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? घृणा जन्म लेगी। व्यक्ति में देशभक्ति होना तो अच्छी बात है, किंतु राष्ट्रवाद से वशीभूत यदि हो जाए तो सभी अच्छाइयों को छोड़ देना उचित नहीं है। मैं पुनः दोहरा दूं, व्यक्ति में देशभक्ति होना अच्छी बात है, किंतु राष्ट्रवाद से वशीभूत होकर सभी अच्छाइयों को छोड़ देना ठीक नहीं। फ्रांसिस्को फ्रैंको ने देशभक्ति को विस्तारवाद कहा था। फ्रांसिस्को फ्रैंको एक बहुत प्रसिद्ध राजनेता थे। उन्होंने इसे विस्तारवाद कहा है, एक्सपांशनिज्म, विस्तारवाद की परिभाषा दी। विस्तारवादी नीति के कारण स्वतंत्र देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए न जाने कितने युद्ध हुए, न जाने कितना विनाश हुआ और कितनी तबाही हुई। तो ये जो जिंगोइज्म है, ये जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है, ये जो अति राष्ट्रवादी भावना है, ये राष्ट्रवाद का एक दोष है, क्योंकि उसकी सीमा, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद के बीच की जो सीमा है, लक्ष्मण रेखा, उसे कहाँ खींचा जाए, ये हमारे अपने विवेक पर निर्भर है, वहाँ के शासन के विवेक पर निर्भर है। और साथ ही वहाँ अन्य राष्ट्रों के समूह के रहने वालों को भी कितना अधिकार दिया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें भी ज़्यादा अधिकार दे जाते हैं तो उसकी अपनी कुछ दूसरी बुराइयाँ शुरू होती हैं। तो इस प्रकार इसके भी अधिकारों के भी दो पहलू हैं। तो दूसरा बिंदु स्पष्ट हो गया कि आक्रामक राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद आक्रामकता की ओर बढ़ जाता है और आक्रामक राष्ट्रवाद घृणा को जन्म देता है। तीसरा दोष राष्ट्रवाद का, वर्तमान जो दुनिया है वो आप देखेंगे एकीकरण की ओर बढ़ रही है, दुनिया एक हो रही है। जो राष्ट्रों की सीमाएं हैं, देशों की सीमाएं हैं, वो कमज़ोर पड़ रही हैं। दूरियां तो कम हो ही गई हैं आवागमन के साधनों के कारण, संचार माध्यमों के कारण। भौतिक दूरियां भले कम नहीं हों, पर जो मानसिक दूरियां हैं वो कम हो गई हैं। संचार, उत्पादन, व्यापार और वित्त के मामले में भी पूरी दुनिया में हम पाएंगे कि लगभग एक जैसी नीतियां हैं, और ये पूरे विश्व में लगभग एक जैसी नीतियों का परिणाम है कि दुनिया अब एक हो रही है। सब जगह की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो व्यापारिक ढांचा है, जो संचार के जरिए हैं, उत्पादन के जरिए हैं, वो मूलतः सब जगह एक जैसे हो रहे हैं। इस प्रकार हम एक बड़ी अद्भुत दुनिया में रह रहे हैं। ग्लोबल विलेज, विश्व ग्राम जिसे कहते हैं, विश्व ग्राम, ग्लोबल विलेज। और ये दुनिया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहां एक ओर ये सिमट के छोटी हो गई है और दुनिया में एकता का जहां अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर राष्ट्र राज्य की अवधारणा भी शक्तिशाली हुई है। एक ओर जहां दुनिया एकीकरण की ओर बढ़ रही है, एक ओर जहां दुनिया एक दूसरे से निकट होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र राज्य की अवधारणा भी दिनों दिन शक्तिशाली होते जा रही है। इसका सिद्धांत भी कुछ देशों में मजबूत और मजबूत होता चला जा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? देश विश्व के एकीकरण में राष्ट्रवाद की ये भावना जो है वो बाधक बन रही है। भारत के लोग भारतीय राष्ट्रवाद की बात करें, अमेरिका के लोग अमेरिकी राष्ट्रवाद की बात करें, इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड की राष्ट्रवाद की बात करें और राष्ट्रवादी विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रेरित रहें कि ये तीनों देश अपने को सर्वश्रेष्ठ माने
और दूसरे को तिरस्कृतहीन भावना से देखें तो क्या ये देश विश्व की उस एकीकरण की व्यवस्था में जुड़ पाएंगे? सबके साथ समानता का व्यवहार कर पाएंगे? संभव नहीं है। इसीलिए राष्ट्रवाद का दोष जो वो है, आक्रामक राष्ट्रवाद को तो जन्म देता ही है। इसके अलावा तीसरा दोष ये है कि राष्ट्रवाद एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक बन रहा है। 19वीं शताब्दी में जहां एकीकरण की प्रक्रिया यूरोप में चल रही थी, जिसके तहत इटली, जर्मनी आदि का जन्म हुआ, वहीं साइड बाय साइड ऐसे एकीकरण की प्रक्रिया का पतन भी देखा जा रहा था। यही बात यहाँ पे है, यहाँ पर लागू होती है कि एक ओर जहाँ विश्व एकीकरण की ओर अग्रसर है, आर्थिक प्रक्रिया, आवागमन के साधन, व्यापार के तरीके, वित्त व्यवस्था आदि आदि जहाँ लगभग एक जैसी, मशीनीकरण, औद्योगिकरण पूरी दुनिया में जहाँ लगभग एक जैसा हो चुका है, वहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राष्ट्रवाद जोर पकड़ते जा रहा है और उन क्षेत्रों में बढ़ते राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति के कारण एकीकरण या एकता की मार्ग में काफ़ी बाधा आ रही है। राष्ट्रवाद के गुण और दोषों की यदि बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, भारत के प्रसिद्ध कवि, विश्व गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, उनके विचारों को, उनकी समालोचना इस संदर्भ में बहुत मायने रखती है। उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों बिंदुओं को लेते हुए अपना जो तर्क रखा है उसे यहाँ बताना बहुत आवश्यक है, जो आपके इस अध्ययन का एक हिस्सा भी है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, यानी राष्ट्र ही सर्वोपरि हम कहें, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। मेरी शरण स्थली तो मानव केंद्र है, राष्ट्र नहीं, मानव केंद्र। मेरी शरण स्थली मानव केंद्र है। मैं औरों की कीमत पर कुछ नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कतई विजयी नहीं होने दूंगा। अर्थात मेरे लिए मानवता सर्वोपरि है। उन्हें इस बात का शायद भय था या शंका थी कि राष्ट्रवाद के नाम पर विश्व में तनाव, अशांति बढ़ती है। तो उनका स्पष्ट कहना था कि मेरे लिए तो राष्ट्रवाद से भी ऊपर कुछ है, और वह क्या है? मानवता। वे औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और भारत की स्वाधीनता के अधिकार का सदैव उन्होंने समर्थन किया। महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रितानी शासन में मानवीय संबंधों की गरिमा सर्वोपरि हो, मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रहे, यानी मानवीय संबंध को वो सबसे ज़्यादा अहम कीमत देते थे। ब्रिटानी अंग्रेज़ों के प्रशासन के साथ उनकी अपेक्षा थी कि ये जो मानवीय संबंध है, ह्यूमैनिज्म जिसे हम कहते हैं, उसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा विचार है जिसे ब्रितानी सभ्यता में भी स्थान मिला। टैगोर पश्चिमी साम्राज्यवाद का और पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने, इन दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क रखते थे। भारतीयों की अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था हो, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और समन्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। ये जो बिंदु है, अंतिम जो पंक्ति, भारतीयों को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पर फख्र हो, घमंड हो,
आस्था हो और घमंड का अर्थ गर्व हो, घमंड का अर्थ उसका अर्थ नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में ना लिया जाए, गर्व की बात करते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी अपेक्षा थी कि इसके साथ ही उन्हें बाहरी दुनिया से सामंजस्य बनाए रखना होगा, मुक्त भाव से सीखने की चेष्टा करनी होगी और सहभागिता का प्रतिरोध न करके उनके साथ चलना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसे देशभक्ति कहते थे, उसकी समालोचना उनके लेखन में काफ़ी मिलती है। देशभक्ति पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, स्थायी विषय था उनका। वे देश की स्वाधीनता आंदोलन में जो संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना दिखती थी, उनको संकीर्ण राष्ट्रवाद, नैरो नेशनलिज्म, उसके वे कटी आलोचक थे, उसकी बड़ी आलोचना करते थे। मतलब उनका ये कहना था कि अपने ही देश को बारंबार सर्वश्रेष्ठ ना कहा जाए, बारंबार स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान दूसरों को हीनता से न देखा जाए, दूसरी सभ्यता को तिरस्कृत न किया जाए। उन्हें इस बात का भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं। वे इस बात से लगातार डरते थे कि हम भारतीय परंपरा के बारे में इतना गुणगान कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं इसके मायने ये ना निकलें कि हम पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज कर दें, पश्चिम से आने वाली जो कुछ अच्छी बयार है उसे पूरी तरह समाप्त कर दें और अपने दायरे को अपने परंपराओं तक ही सीमित रखें। यह अपने देश में मौजूद ईसाई, यहूदी, पारसी और अन्य तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक हो सकती है यदि ऐसी राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला तो इस बात का वो भय रखते थे और इसीलिए सतत रूप से वो अति राष्ट्रवाद के कटु आलोचक रहे। और उन्होंने एक और जहाँ इस बात को कहा कि अपनी संस्कृति पे निष्ठा रखें, आस्था रखें, पर दूसरे की संस्कृति से कुछ सीखें। हर संस्कृति के पास कुछ ऐसा है जो देय है और जो लिया जा सकता है। इतना सब जानने के बाद अब हम अपने इस अध्याय के अंतिम पायदान पर हैं, यानी निष्कर्ष पर। अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि हम इस अध्याय में क्या क्या सीखने जा रहे हैं, किन किन बिंदुओं को सीखने जा रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जितनी भी जो बातें की गई हैं उससे स्पष्ट है कि राष्ट्र की परिभाषा के बारे में विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग नज़रिए से उन्होंने राष्ट्र को देखा है। लेकिन इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र केवल नस्ल या जाति या धर्म पर आधारित नहीं हो सकती। राष्ट्र केवल नस्ल, जाति, धर्म, जन्म के आधार पर नहीं हो सकता। ये तो हुई पहली बात। दूसरा, राष्ट्र के लिए राज्य की जरूरत नहीं, राष्ट्र के लिए राज्य की जरूरत नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। राज्य, धन, कुछ और यानी भावनात्मक एकता राष्ट्र का निर्माण करती है। गार्नर के अनुसार, जिसका जिक्र पूर्व में किया गया है, राष्ट्र के लिए लोगों का राज्य के रूप में संगठित होना जरूरी नहीं और न ही राज्य के लिए राष्ट्र का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार इस पूरे अध्याय को अब हम प्रारंभ से अंत तक पढ़ने के बाद राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, इन सब को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं और वह कुछ सवालों के रूप में है। इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन प्रश्नों को आप
गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं वीडियोज़ में इसके अध्ययन के दौरान जो बातें बताई गई हैं उससे आप इन प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र के क्या मायने हैं अर्थात, और राष्ट्र को लेकर जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं इनका नाम देते हुए एक एक विचारक की परिभाषा तीनों दृष्टिकोणों पर दें। दूसरा प्रश्न, लोग राष्ट्र का निर्माण क्यों करते हैं, यानी राष्ट्र के निर्माण की जरूरत है क्या, क्यों है? दूसरा प्रश्न। तीसरा, लोग अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने और यहाँ तक कि प्राण देने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? ये इसका उत्तर आपको इस अध्याय के अध्ययन के दौरान बहुत सोच कर निकालना होगा। प्रश्न फिर से बता दूं कि लोग राष्ट्र की खातिर अपने प्राण देने तक के लिए क्यों तैयार रहते हैं, कारण बताएं। चौथा प्रश्न, देशभक्ति के दावे, या जिसे हम कहते हैं देशभक्ति के दावे राजकीय दावों से कैसे जुड़े हुए हैं? राज्यत्व और राष्ट्रत्व, इनके बीच में क्या संबंध है? या राज्य और राष्ट्र के बीच के संबंध पर अपने विचार लिखें। और अंतिम प्रश्न, 19वीं शताब्दी राष्ट्रवाद के उदय की शताब्दी मानी जाती है। इस पर संक्षिप्त में अपने विचार रखें 19वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में।